साथ कई शहरों में ब्लास्ट हुआ। तो लेबनान में लगातार दूसरे दिन ब्लास्ट, फिर पेजर और रेडियो में धमाके हुए हैं। पेजर समेत कम्युनिकेशन डिवाइसेस में धमाके हुए हैं और इसके पीछे आखिरकार कौन है, ये बड़ा सवाल है। राजधानी बेरूत के साथ कई शहरों में ब्लास्ट हुआ है। पेजर समेत कम्युनिकेशन डिवाइसेस में धमाके हुए हैं। तो लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट स्ट्राइक, डिवाइस, पेजर, पर्सनल रेडियो सेट, रेडियो रिसीवर, मोबाइल, लैपटॉप, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फिंगरप्रिंट मशीन, सोलर एनर्जी सिस्टम। और जरा समझिए कि क्या कुछ नुकसान हुआ है। इमारतों में आग, दुकानें जली, कारें, बाइक में आग। तो ब्लास्ट में 16 लोगों की मौत हो गई है। तो 40 मिनट का ऑपरेशन बी पर 16 लोग मारे गए हैं, 4000 लोग घायल हुए हैं, 600 लोगों की आंखें खराब हो गई हैं, 400 से ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी है, यानी मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो ब्लास्ट में 16 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए हैं। राजधानी बेरूत के साथ कई शहर जहां पर बैक टू बैक धमाके हुए। तो ये स्थितियां इस वक्त लेबनान में हैं। तो लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट स्ट्राइक, लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट स्ट्राइक की वजह आखिरकार क्या है। डिवाइसेस देखिए कहां कहां, पेजर में ब्लास्ट हुआ, इसके बाद पर्सनल रेडियो सेट जिसमें ब्लास्ट हुआ, रेडियो रिसीवर, मोबाइल, लैपटॉप, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फिंगरप्रिंट मशीन, सोलर एनर्जी सिस्टम, जहां जहां पर ब्लास्ट हुए हैं। नुकसान कहां हुआ है अब ये समझिए। इमारतों में आग लगी, दुकानें जली, कारों और बाइक में भी आग लगी है। तो किस तरह की स्थितियां लेबनान में, यहाँ पर धमाकों के पीछे आखिरकार सबसे बड़ा कारण क्या है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जिस तरह से ये धमाके हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को शामिल किया गया है, इसके पीछे क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है, इसके पीछे का मकसद आखिरकार क्या है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं मेजर जनरल राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट, मनन द्विवेदी, विदेश मामलों के जानकार। सबसे पहले शुरुआत जो है वो मनन द्विवेदी मैं आपसे करना चाहूँगी और समझना चाहूँगी, अगर लेबनान में इस तरह के धमाके हो रहे हैं जिसमें पेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और इस पूरे धमाके के पीछे आप किसको मानते हैं? देखिए, अगर हम पूरे इंसिडेंट को देखें, पूरे घटनाक्रम को देखें और अगर हम हमारा सोर्स यही रहता है वैश्विक मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, तो अमेरिकन मीडिया जैसे वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में जो खबरें आ रही हैं उससे उससे यही प्रतीत होता है कि जो लेबनान में जो डिवाइसेस एक्सप्लोड हो रहे हैं, जो पेजर्स एक्सप्लोड हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मोबाइल्स एक्सप्लोड हो रहे हैं, उसके पीछे पूरा हाथ इजराइल का लग रहा है। पर अगर हम इजराइल की मिनिस्ट्रीज के स्टेटमेंट्स को देखें तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है और उन्होंने ये जो अटैक हुआ है, ये जो एआई अटैक कहेंगे इसको, ये साइबर अटैक हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क अटैक हुआ है, इसके बारे में इजराइल ने अभी चुप्पी साधी हुई है। इसमें मैं 2-3 बातें यहाँ पर कहना चाहूंगा। पहली बात ये कि ये सुपर टेररिज्म का एक विटनेस है, नजारा है, जिसमें हम पाते हैं दो चीजें, नोड्स और इंटरनोड्स। नोड्स होते हैं जिसमें दुश्मन के सिविलाइजेशन सेंटर्स, और मैं बहुत जल्दी में बात खत्म करता हूँ अपनी, और इंटरनेशनल नोड्स होते हैं जो सिविलाइजेशनल और अर्बन सेंटर्स को कनेक्ट करते हैं। तो ये नोड्स के ऊपर इजराइल ने अटैक किया है, जहां तक मुझे लगता है हिजबुल्लाह के। और क्योंकि लड़ाई अब गाजा के, हमास के साथ गाजा में ही नहीं रह गई है, हूती के वहां भी फैली हुई है और वहां पे अमेरिका और इजराइल ने अपना हाथ रोका हुआ है। पर हिजबुल्लाह जो कि ईरान सपोर्टेड है और एक शिया ग्रुप है, उसके साथ काफी दिनों से फायर पावर एक्सचेंज हो रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस का।
और अगर हम पास्ट में भी जाएं तो हम पाएंगे कि 2020 में एक ईरानी टेररिस्ट लीडर थे, उनको भी एक रोबोट और साइबर अटैक के थ्रू ही उनको असैसिनेट किया गया था। 2020 में उनका खात्मा किया गया था। पर जहां तक हम लेबनान की तरफ अगर आए तो जो हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं हसन नसरल्लाह, वो भी ये बात पिछले 1 वर्ष से कह रहे थे कि एक्चुअली जो हम लोग की वहां के जो मिलिटेंट्स हैं, मैं इनको मिलिटेंट्स कहूंगा, ये नॉन स्टेट एक्टर एंटिटी है और जिस तरह का कंसर्न एक राष्ट्र के विक्टिम्स के प्रति जाता है, मेरा पर्सनल व्यू है, वैसा कंसर्न हिजबुल्लाह के प्रति, हमास के प्रति और हुती रिबेल्स के प्रति नहीं जाना चाहिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। तो हसन साहब जो हैं, उन्होंने कहा था कि हिजबुल्लाह के साथियों को सेलफोन्स यूज नहीं करने चाहिए और पेजर्स यूज करने चाहिए। तो पेजर्स यूज किए गए, तो जो लेबनान की जो सप्लाई चेन्स है उनको इजराइल ने शायद इन्फिल्ट्रेट कर दिया है और कुछ हंगेरियन और ताइवानीज फर्म्स के थ्रू ये लोग आगे आए और ये बैटरी लेडन एक्सप्लोजिव PNT इनकी बैटरीज में लगा हुआ है। ऐसा कुछ रिपोर्ट्स, वेस्टर्न रिपोर्ट्स के थ्रू हम देख सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा। ठीक है, मनन द्विवेदी आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजन कोचर भी हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख लेते हैं। लेबनान में पेजर के बाद मोबाइलों में भी धमाका हुआ है। सोलर पैनल, बायोमेट्रिक में भी धमाके हुए हैं। सड़कों पर चल रही कारों में फट रहे हैं रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी धमाके में उड़े हैं। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो इस वक्त लेबनान में बनी हुई हैं। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी धमाके हुए हैं, सड़कों पर चल रही गाड़ियों में भी धमाके हुए। वहीं हिजबुल्लाह की लेबनानियों से अपील कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद करने की अपील कर दी गई है। ब्लास्ट में 2 दिनों में 36 लोगों की जान चली गई है और ये एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा खतरनाक तरीका है जो लगातार अटैक किए जा रहे हैं लेबनान पर। और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको पूरी तरह से बंद करने के लिए कहा गया है। लेबनान में ये अपील की गई है कि जो आपके घरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। राजन कोचर हमारे साथ बने हुए। राजन कोचर जी, अगर इसके पीछे वाकई इजराइल है या किसी तरह की साजिश रची जा रही है तो स्थितियां बड़ी भयावह हो गई हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, पेजर्स में अगर ब्लास्ट हो रहा है, लोगों के फ़ोनों पर ब्लास्ट हो रहा है और अब तो अपील ये कर दी गई है कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन्हें पूरी तरह से बंद कर दीजिए। 36 लोगों की जान चली गई है 2 दिन में। देखिए अनन्या जी, अगर इस पूरे एपिसोड को आप एनालाइज करें और अभी हम ये देख रहे हैं कि ये जो अटैक्स हैं ये पेजर से लिमिटेड नहीं है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ये उन सब से अक्रॉस द बोर्ड जा रहा है ये अटैक। तो इसका एक मतलब साफ है कि इसमें कोई एक्सप्लोसिव नहीं। ये बेसिकली लिथियम आयन जो बैटरी है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल की गई है, चाहे इजराइल ने की हो किसी और ने की हो, क्योंकि अभी तक इजराइल सामने नहीं आया और क्लेम नहीं किया है कि इजराइल ने किया है। तो हम इसको बोल नहीं सकते पुष्टि के साथ कि इजराइल का ये काम है। हम खाली स्पेकुलेशन मोड में जा सकते हैं कि लाइक्लीहुड है कि इजराइल का काम। तो लिथियम आयन बैटरी को अगर आप ओवरहीट करेंगे तो एक एक्सप्लोजन पैदा होगा, क्योंकि एक एनक्लोज स्पेस में ये बैटरी, और जब इसकी हीट एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है, प्रेशर इतना उसको बढ़ जाता है तो वो ब्लास्ट करे। तो एक जो भी टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है और साइंस का स्टूडेंट है ये चीज को समझता है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक नए तरीके का वॉरफेयर है। इसको मैं टेररिज्म की तरफ नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया जा रहा है। तो आई डोंट थिंक, और एक लड़ाई हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में चल रही है, तो ये मैं मानता हूं कि दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर। और ये इसको मैं साइबर की तरफ और कम्युनिकेशन की तरफ दोनों को मैं कंबाइन एक्चुअली करना चाहता हूं, क्योंकि आप देखिए स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, ये क्यों किया गया है। बेसिकली पूरा अगर आप एक अपने दुश्मन का कम्युनिकेशन नेटवर्क को अगर आप खत्म कर दोगे
तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेज होगा कि आप उसको आसानी से एलिमिनेट कर पाओ, उसको आसानी से आप उसके ऊपर अटैक्स कर पाओगे। और मैं अभी विजुलाइज करता हूं कि इजराइल का जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अगर इजराइल ने ये किया है तो उसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि अभी वो हजबुल्ला टारगेट्स के ऊपर एयर अटैक्स करेगा अपने, बिकॉज अभी जो उनका जो कम्युनिकेशन है और उनका जो मोराल है वो एक काफी हद तक अफेक्ट हुआ है इस अटैक्स के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों को एज डिफेंस एनालिस्ट, हमको इसको स्टडी करना, ये चर्चा का भी इसको विषय एक्चुअली बनना चाहिए कि क्या इस टाइप का अटैक भारत में हो सकता है, बिकॉज चाइना भी इस टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटीज रखता है। और जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे चिंता है हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे हमारे सिस्टम्स, हमारे बैंकिंग सिस्टम्स, हमारे मेडिकल सिस्टम्स, हमारे पावर एंड एनर्जी सिस्टम्स, तो ये हमारा एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में आपकी नॉलेज में भी है और मेरी नॉलेज में भी है कि इस पूरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइनीज कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, चाइनीज इक्विपमेंट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसमें। और इसमें आपको एक्सप्लोसिव डालने की जरूरत नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको एक हीट वेव आपको पैदा करनी है, आपको एक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में चले जाना है और आपने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जनरेट करना है जो सिग्नल इन द बैटरीज की उसको हीट को एक्चुअली बढ़ा दे। तो ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो हमको स्टडी करने की जरूरत है, बिकॉज मोस्ट टीवी चैनल्स को कवर नहीं कर रहे हैं कि ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हम इसको भारत में जो क्या हमको इसको सेफगार्ड करना है। मेरे कुछ सुझाव हैं कि सबसे पहले जितने भी इंटरनेट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे भारत में, उसका एक ऑडिट होना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि उसमें कोई टैंपरिंग तो नहीं हुई है। दूसरा, जितने भी मॉडेम्स और रूटर्स हैं हमको उसको इंस्पेक्ट करना चाहिए। इट इज इम्पेरेटिव, चाहे आपके स्पेस प्रोग्राम्स में और आपके लॉन्चिंग प्रोग्राम्स में ये जो सारे कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं। देन द थर्ड स्टेप इज सिक्योरिटी ऑफ योर आईटी, सिक्योरिटी ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल मेजर्स के कौन इसको एक्सेस कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड। और एक सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट है सप्लाई चेन सिक्योरिटी। अब ये सबसे लैक्स एरिया है और हमने इसके इजराइल में भी इसको शुरू में एक न्यूज़पेपर ने निकाला था कि ये एक सप्लाई चेन अटैक हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज आप इस स्टेज में कोई भी पॉसिबिलिटीज आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और सप्लाई चेन में बहुत वल्नरेबिलिटीज होती हैं क्योंकि एक मैन्युफैक्चर से एक वेंडर तक आने के लिए आप जानते हैं कि कितने स्टेप्स होंगे, उसकी शिपिंग होगी, फिर उसकी लोडिंग होगी, अनलोडिंग होगी, कई जगह उसकी वेयर हाउसिंग होगी। तो कई जगह ये आइटम आपको एक इनसिक्योर एनवायरनमेंट में आपको मिलेगा, बिकॉज वहां पे इतनी सिक्योरिटी नहीं होती कि आप इसको सेफगार्ड कर पाएंगे। तो आई थिंक हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन चीजों का नोट करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक सबक है जो हमको एक्चुअली मिला है और बिल्कुल राइट टाइम पे मिला है। जब हम अपने देश को विकसित की तरफ और उसको लेके इसको जाना उसको चाह रहे हैं और हम टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना चाह रहे हैं, तो अगर हमको टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना है तो ये वाले फैक्टर जो मैंने आपको बताए हैं, और इस पे एक्सपर्ट्स और भी इसको डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, हमको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। अनन्या जी, चलिए आप रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बेरूत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 4 लड़ाकों के सुपुर्दे खाक के वक्त धमाके हुए। हिज्ब के 4 लड़ाके किए जा रहे थे सुपुर्दे खाक। सांसद अम्मार के बेटे के फ्यूनरल में धमाका हुआ। कब्रिस्तान में धमाकों के बाद मची भगदड़। जनाजे में शामिल हुई थी हजारों की भीड़ और फिर इसके बाद जब यहाँ पर एक के बाद एक धमाके हुए तो फिर भगदड़ मच गई। बेरूत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 4 लड़ाकों के सुपुर्दे खाक के वक्त ये धमाके हुए।
हिज्ब के 4 लड़ाके सुपुर्द खाक किए जा रहे थे। सांसद अम्मार के बेटे के फ्यूनरल में यह धमाका हुआ। कब्रिस्तान में धमाकों के बाद भगदड़ मची। और ये तमाम चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं, ये बड़ा सवाल है। मनन द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। मनन द्विवेदी, जिस तरह से एक तो सांसद के बेटे की मौत, 2 बड़े ऑफिसर के बेटे घायल बताए जा रहे हैं, 12 लड़ाकों की मौत हुई है और ब्लास्ट में 4 इजरायली सैनिकों की भी मौत हुई है, जो खबर सामने आ रही है। और जिस तरह से ये लोगों को जहां जहां जैसे जैसे टारगेट किया गया है, और आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसके पीछे जो है वो इसराइल का हाथ हो, लेकिन अगर ऐसा होता है और जांच, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को लेकर लेबनान जो है वो चुप बैठने वाला नहीं है, अब हिजबुल्लाह जो है वो चुप बैठने वाला नहीं है, तो अब क्या लग रहा है, क्या आगे स्थितियां बनती हुई आपको नजर आ रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को भी यहाँ इंटरवीन करना चाहिए, जो कि बेचारे अमेरिकन होर्स होकर बिल्कुल चीख चीख कर कह रहे हैं इन लोगों से, नेतन्याहू से कह रहे हैं। और गैलेंट जो है, जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनमें और नेतन्याहू में पिछले काफी दिनों से मतभेद चल रहा है, जो पब्लिक भी हो चुका है। तो इस तरह की इंटरनल डिबेट भी इजराइल में शुरू हुई है। तो उसके अलावा ये है कि हारेलवी जो आर्मी चीफ हैं इजराइल के, उन्होंने भी अपना, वो भी हडल थे गैलेंट और नेतन्याहू के साथ, जैसा कि हमें पता पड़ रहा है यहाँ भारत में बैठे हुए। तो उन्होंने भी कहा है कि अभी हमें रुकना चाहिए और सोचना चाहिए कि आगे क्या किया जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी इजराइल की तरफ से कोई ऐसा डिसीजन एस्केलेशन का, कन्वेंशनल वॉर का या सिमेट्रिक वॉरफेयर का कोई ऐसा डिसीजन अभी पब्लिक डोमेन में नहीं सामने आया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या करती हैं, एस्पियोनाज क्या करता है और नेशनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स कैसे काम करते हैं, ये कभी सामने नहीं आता और ये सामने आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जो सेपरेटिस्ट, इंसर्जेंट्स, में इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ ये वर्ड्स, और जो टेररिस्ट होते हैं, उनकी भी खोज खबर आम नागरिक को नहीं मिल पाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इजराइल को रिस्ट्रेंट रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये युद्ध आगे फैलता है खाड़ी में, अगर ये पर्शियन गल्फ में युद्ध आगे फैलता है, तो इसमें ईरान कहीं इन्वॉल्व ना हो जाए डायरेक्टली, और हिजबुल्लाह का इन्वॉल्व ना हो जाए। क्योंकि अगर मेरी बात सही है तो हिजबुल्लाह एक फाइटिंग आउटफिट के तौर पर हमास से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा शक्तिशाली है, और उनके वेपन्स, उनकी वेपनरी, उनकी तकनीक और उनके पास जो मिसाइल्स और बाकी के सरफेस टू एयर वेपन्स हैं, वो हमास से बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं। तो ये चीज इजराइल के लिए भी बड़ी चिंताजनक हो सकती है। पर मैं फिर ये एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर ही मैं इसको मानूंगा, क्योंकि इसमें नॉन स्टेट एक्टर है हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान ने उसको शेल्टर कर रखा है, जैसे कि हुतीज हैं, हमास हैं और ईरान बैक्ड अदर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। तो ये नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर में जो क्लैश होता है, इसमें पलड़ा तो काफी आसानी से, मेहनत लगेगी इजराइल को, पर काफी आसानी से स्टेट एक्टर्स का भारी पड़ेगा। पर कोई भी राष्ट्र, इनफैक्ट वेस्ट भी, पश्चिम भी युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि अगर इसमें ईरान घुसता है, इसमें अगर हिजबुल्लाह की कन्वेंशनल आउटफिट्स इन्वॉल्व होती हैं, इजराइल की आईडीएफ इन्वॉल्व होती हैं, तो कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को लेकर भी काफी झगड़ा चल रहा है इजिप्ट और इजराइल के बीच में। कहीं इजिप्ट इन्वॉल्व होता है तो अमेरिका को दखल देनी पड़ती है उनकी फ्लीट को। तो ये वैश्विक स्तर पर चीजें खराब हो सकती हैं और काफी गर्म हो सकती हैं, मामला गर्मा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल को थोड़ा रिस्ट्रेंट करना चाहिए। पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, जहां तक एसिमेट्रिक वॉरफेयर की बात है, जहां तक एआई, साइबर और कम्युनिकेशन अटैक्स की बात है, ये तो 365 दिन, 24 घंटे एक दिन में ये युद्ध डिफरेंट फोर्सेस के बीच में, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स और जिहादी एक्टर्स के बीच में चलता रहता है। हम यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा, पर स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स और रेडिकलाइज्ड और स्टेट एक्टर्स के बीच में ये चलता रहता है, जिसके बारे में
एक आम एकेडमिक को और एक आम नागरिक को पता नहीं पड़ता है। पर मुझे लगता है अमेरिका को प्रेशर डालना चाहिए नेतान्याहू पे और ठीक है। कहना चाहिए कि वो फुल फ्रंटल असॉल्ट में इन्वॉल्व ना करें आईडीएफ को, और गैलेंट को शायद हटाया भी जा चुका है, जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन डिफेंस क्या मिनिस्टर है, वाकई क्योंकि वो बेंजामिन नेतान्याहू को नेतन्याहू अपोज पर कर रहे हैं। अमेरिका प्रेशर डालेगा और इस प्रेशर का क्या वाकई असर होता हुआ दिखेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पेजर ब्लास्ट पर भड़का हमास, पेजर ब्लास्ट पर हमास की बड़ी धमकी। ये इजराइल का आतंकी हमला हमास की तरफ से कहा गया। आम नागरिकों को भी टारगेट किया गया है, ये हमास की तरफ से कहा जा रहा है और इस पर हमास की तरफ से ये कहा गया कि आम नागरिकों को भी टारगेट किया गया है। पेजर ब्लास्ट पर भड़का हमास, पेजर ब्लास्ट पर हमास की बड़ी धमकी। ये इजराइल का आतंकी हमला है, ये हमास ने कहा है। आम नागरिकों को भी टारगेट किया गया। राजन कोचर जी, मैं इस पर चाहूंगी क्योंकि जिस बात का जिक्र यहाँ पर मनन द्विवेदी कर रहे थे कि अमेरिका को बेंजामिन नेतन्याहू पर प्रेशर डालना चाहिए, आपको लगता है इस प्रेशर अगर डाला भी जाएगा तो उस प्रेशर का कोई असर देखने को मिलेगा? क्योंकि अब पेजर ब्लास्ट को लेकर हमास ये कह रहा है कि ये इजराइल की करतूत है, इजराइल की तरफ से ये हमला किया गया है। वहीं खबर इस तरह की भी सामने आ रही है कि जो इजरायली लोग हैं उन्हें शेल्टर्स में भी भेजने की तैयारी इजराइल ने कर ली है। यानी इजराइल को क्या इस बात की आशंका है कि इजराइल पर भी हमला कर सकता है हमास, हिजबुल्लाह? ये जी, इसमें कोई शक नहीं है। आप चाहे चैनल्स में आप राय अपना ले लीजिए, अमेरिका और इजराइल के बीच में कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं। ये एक मीडिया का क्रिएशन है। हम बोलते हैं कि अमेरिका इजराइल के ऊपर प्रेशर डालेगा, अमेरिका कभी नहीं डालेगा। और ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, अगर आप अमेरिका के इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में स्टडी अपना करें, अमेरिका के पास 9 मिलिट्री बेसिस है उसको मिडिल ईस्ट में। उस बेसिस को अमेरिका कैसे सस्टेन कर सकता है? खाली इजराइल की मदद से। और इजराइल में अमेरिका का एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक सेंटर है, जहां पे अमेरिका के सारे हथियार, वेपन्स वगैरह उसको रहते हैं वहां पे। और वहीं से ही सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट होती है, अपने 9 मिलिट्री बेसिस में ये सामान अपना जाता है। तो किसी भी हालत में अमेरिका के पास तकरीबन 40 से 45,000 ट्रुप्स डिप्लॉयड है आज की डेट में मिडिल ईस्ट में। अमेरिका इजराइल का कभी प्रेशर नहीं डालेगा। और अमेरिका को जो अमेरिका का एम क्या है, उसका कॉमन एनिमी कौन है? उसका कॉमन एनिमी है ईरान। और ईरान को कैसे कमजोर किया जा सकता है? अगर आप हजबुल्ला को कमजोर करें, अगर आप हमास को कमजोर करें, ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को कमजोर करें, तो ये सब एक जॉइंट स्ट्रेटजी है। 10 दिन पहले अमेरिका का आर्मी चीफ जनरल कुरवेला और इजराइल में था, और इजराइल के आर्मी चीफ और उनके बीच में ऑपरेशन रूम में पूरा लेबनान का ऑफेंसिव डिस्कस हुआ था। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सारे अटैक्स आपके चालू हो गए हैं। तो ये एक जॉइंट स्ट्रेटजी है। ये बेशक वेस्टर्न मीडिया में नहीं आपको मिलेगी, बट ये एक्चुअली फैक्ट है दैट दिस इज अ जॉइंट स्ट्रेटजी बिटवीन यूएस एंड इजराइल। और अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये लेबनान ऑफेंसिव और भी बढ़ेगा, क्योंकि हजबुल्ला रिटेलिएट करेगा। और अगर आप ताकत एक्चुअली करते हैं एज अ मिलिट्री एनालिस्ट, देखिए ये एक गुरिल्ला वॉरफेयर की एक तरह लड़ाई नहीं है, ये कन्वेंशनल वॉरफेयर की तरफ जा रही है। और हजबुल्ला एक कन्वेंशनल आर्मी की तरह ये लड़ाई नहीं लड़ सकता है। उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं और उसकी जो प्लस पॉइंट्स हैं, वो एक गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ जाते हैं आगे। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि आप हमास का जो ऑफेंसिव है, और हमास और इजराइल की जो अर्बन वॉरफेयर है और गुरिल्ला टाइप की वॉरफेयर है, आप इस वाली वॉरफेयर पे इसका टेम्पलेट नहीं लगा सकते हैं। बिकॉज हजबुल्ला के साथ लड़ाई एक अलग तरीके से इजराइल लड़ेगा।
और पूरी क्षमता इजराइल रखता है, उसको अमेरिका की पूरी सपोर्ट है। आप देखेंगे आने वाले वक्त में जो भी वेपन सिस्टम अमेरिका को चाहिए, जो भी उसको रॉकेट चाहिए, मिसाइल चाहिए, बॉम्ब चाहिए, टैंक एमुनिशन चाहिए, आर्टिलरी एमुनिशन चाहिए, ये सारा जो असला है, ये अमेरिका ये प्रोवाइड करेगा। बीच में आपने एक न्यूज और सुनी होगी, यूनाइटेड किंगडम ने 30 अपने टाइप्स ऑफ वेपन्स पे एम्बार्गो लगा दिया इजराइल के ऊपर। आप मुझे बताइए कि जो देश 350 आपको वेपन सिस्टम्स आपको सप्लाई कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, अगर उसने उसमें से 30 ही अगर आपके बंद कर दिए, तो आप एक समझ सकते हैं कि ये एक पब्लिक पोस्चरिंग है। ये इसको लोगों को बस एक इसको मैसेज दे रहे हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन पीस, बट एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट। अगर आप इस 30 आइटम्स को एनालाइज करें कि इसको यूके ने कौन से आइटम बंद किए इजराइल को इंपोर्ट करने से, एक्सपोर्ट करने से, तो आप रियलाइज करेंगे कि इसमें ऐसा कोई भी मेजर वेपन सिस्टम नहीं है जो इजराइल की लड़ाई को इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर आप इस चीजों को डीपली लेके जाएंगे, तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर दैट यूएस एंड नेटो आर विद इजराइल। और ये जो कैंपेन है अभी एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, बिकॉज इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है लेबनान ऑफेंसिव की। अपने जितने भी बॉर्डर के गांव है, आपने देखा, आपने खुद अपना जिक्र किया है कि उसको खाली करा दिया गया है, काफी महीनों से खाली करा दिया गया है, बिकॉज इजराइल एंटिसिपेट कर रहा है कि अभी खास तौर पे ये पेजर और ये वॉकी टॉकी वायरलेस के जो सिस्टम्स हैं, इनके अटैक्स के बाद हिजबुल्ला और खास तौर पे ईरान एक इसको रिटेलिटरी स्ट्राइक अपना कर सकता है थ्रू हिजबुल्ला। और ये हमको उम्मीद भी है कि अभी ये जो लड़ाई है ये एक और नेक्स्ट लेवल तक जाने वाली है, और इसकी इंटेंसिटी और भी बढ़ने वाली है। और लास्ट पॉइंट ये है कि यूएस इसको आउटवर्डली तो उसकी स्टेटमेंट्स आती हैं कि वो लड़ाई नहीं चाहता है, बट एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है कि यूएस भी इजराइल को सपोर्ट करेगा इस लड़ाई में। बिल्कुल। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह ने किया बड़ा ऐलान। धमाके के बाद इजराइल से सीधा जंग का ऐलान किया।